गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर लाइट, जिसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट इज द लाइट, लाइट बिहेव कैसे करता है, लाइट के क्या क्या फेनोमेनाज होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और इनको करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें मिरर्स कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं, उन्हें हम लेंस कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, और साथ में कौन से नेचुरल फिनोमेना हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ में किस तरह की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे टैकल करना होगा, हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स को बोर्ड हमसे पूछने वाला है, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, किस ट्रिक से पढ़ा जाए कि सब कुछ रिमेंबराइज हो जाए, अच्छे से हम रिजल्ट दे पाए, कंफ्यूजन कहीं मन में रहे ना। आप बस इतना भरोसा करिए कि अगर ये चैप्टर कहीं से भी आपको भारी भरकम और बर्डन जैसा लगता है, तो जैसा चैप्टर का नाम है लाइट, हमारी वीडियोस देखने के बाद, मेरे लेक्चर्स खत्म करने के बाद ये बिल्कुल आपके माइंड में लाइट जैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा। तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ हम इस लाइट चैप्टर को बिल्कुल लाइट कर दें। गेट इट? चलो जल्दी से निकाल लो कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लाइट। आइए, तो देखो मैंने आपके सामने थोड़ा सा मेहनत किया, रंग बिरंगा करने की कोशिश की है। What is the light? सबसे पहला क्वेश्चन होता है तो लाइट क्या होती है, तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं हम इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द लाइट? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये करता है क्या? ये प्रोड्यूस करता है सेंसेशन। ठीक है, एक सेंस ऑर्गन पे। कौन से सेंस ऑर्गन होता है जो हमें सबसे ज्यादा सेंसिबल होता है लाइट के लिए? वो होती है हमारी आईज। जैसे ही लाइट जलती है हमारी आईज कहती है कि भाई लाइट बल्ब ऑन हो गया। ओके, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह की अगर मुझे वेव को फॉर्म करना है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, कोई धागा लेते हैं और इसे अप एंड डाउन करते हैं तो वेव दिखती है। वाटर में आप क्या करते हो, कोई स्टोन ड्रॉप करते हो तो वाटर रिपल्स बनती है, यानी तब वेव फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पे कैसे वेव फॉर्म हो रही है? इसका मतलब यहाँ पे भी कोई मटेरियल होगा, इसको भी किसी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मूव करने के लिए किसी तरह की कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस। ये फॉर्म कर सकती है पूरे थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी थ्रू आउट द वैक्यूम। इसीलिए सिर्फ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात क्या होती है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ट्रैवल करती है, खत्म होती है, मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर मैग्नेटिक ट्रैवल, यानी ये आपस में एक दूसरे को फॉर्म करते हुए कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसी रीजन की वजह से जो हमारी लाइट होती है वो कहां ट्रैवल कर पाती है? वैक्यूम में ट्रैवल कर पाती है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन अराइज हो कि आप ये बात तो जानते हो कि ये कहां ट्रैवल करती है, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरह की कोई भी वेव होगी, उसे कभी भी ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लाइट एक इसी तरह की वेव है, इसे ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने इस बात को यहाँ पे क्या कर लिया, कवर कर लिया। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी स्पीड से ट्रैवल करती होगी, अगर आती है हम तक, सन से निकलती है और अर्थ तक पहुंचती तो कुछ टाइम टेक करती होगी। किसी स्पीड से आती होगी तो क्या स्पीड होती है? ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ। तो उस स्पीड के बारे में जरा लिखते हैं हम लोग। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। 299,792,458 दैट मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दैट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द लाइट। इसी एक्चुअल स्पीड के साथ ही हम इस लाइट को स्टडी करेंगे। जब हम इसे होल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जब हम अपने कैलकुलेशंस में से लिखते हैं, तो लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिलहाल हमें कैलकुलेशन इसी टर्म को यूज करना है, पर एक्चुअल द स्पीड इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरह से ये लाइट के स्पीड का मतलब लाइट का मोबाइल नंबर हो गया। क्लियर है? हाँ, और इसमें एक नंबर फिलहाल कम दिया गया है, वो जानबूझकर कम किया गया। अगर 10 होते तो आप लाइट को कॉल कर देते। और आजकल जो टाइम चल रहा है ना, मतलब जो हमारे दिन चल रहे हैं वो वही वाले खतरनाक वाले। आप कहीं गए और आपको किसी ने मना कर दिया, पता चला आपके पास लाइट का नंबर है, आपने लगा दिया और कहा गिरा दो 440 इस पे, तो पर दिक्कत हो जाती है, इसीलिए एक नंबर कम है। ओके, तो द स्पीड इज एक्चुअल 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और इसे होल फॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल स्पीड वो है। क्लियर? ओके,
फिर आगे जब हम जाते हैं तो लाइट क्या क्या चीजें शो करता है, तो इट शोज मैनी नेचुरल फिनोमेना, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना शो करता है। जैसे क्या क्या चीजें होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और भी होते हैं। फिलहाल हमसे ज्यादा लेना देना नहीं है, तो जो टॉपिक्स हमारे पास है जो हमें स्टडी करने, स्पेशली हम उनको टारगेट करेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, ये सारी चीजें लाइट की हेल्प से हम देख सकते हैं और इन्हें हम आगे स्टडी भी करेंगे। ओके, अब कुछ और बात हमने साथ में एडिशनल ऐड की। इट कैरीज एनर्जी, जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो अपने साथ एनर्जी को कैरी करके चलती है। सर ये कैसी बात है, कैसे एनर्जी कैरी करती है, जरा समझो। हमने बोला इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, लाइट और एनर्जी एक ही चीज हो गई। अब एनर्जी कैरी करने का सेंसेशन आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, सॉरी कैसे महसूस कर सकते हो, तो जैसे हम धूप में बैठते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, यू फील की कुछ हीट आ रही है, स्किन बता देती है ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बॉडी वार्म अप होने लगती है। जैसे भी ठंडियों के टाइम में हम धूप पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि लाइट क्या कैरी करके ला रहा है, साथ में एनर्जी कैरी करके ला रहा है। किस तरह की एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, क्या बात समझिए। ओके, और साथ में क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये लेके चलते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड, ऐसे ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको लाइट अपने साथ क्या करता है, कैरी करके चलता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे कि किन चीजों में बदलाव आता है, कौन सेम एज इट इज रहने वाली, सब कुछ एक साथ कवर करेंगे। क्या बात समझ गए। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके, तो चलते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमने लाइट पे तो बात कर ली, क्लियर हो गया, लाइट के बारे में हम समझ भी गए, लाइट कैसे काम करता है, हम ये सारी बात भी समझ गए। क्या यहां तक समझे। ओके, तो कौन से फिनोमेना को हमको यहां कवर करना है, स्पेशली हमारी बुक में कौन से फिनोमेना जिनको हम टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फिनोमेना हमारा होगा वो कौन सा है, रिफ्लेक्शन। हमें इस टर्म को डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। दूसरा कौन सा टर्म होने वाला है सर, तो अगला टर्म है हमारा रिफ्रैक्शन। इसे हम यहां डीपली पढ़ने वाले हैं, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों चीजों को हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्या बात समझे। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, रिफ्रैक्शन करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, वो सारी चीजों को हम एक बार बेसिक से समझ लेते हैं। चलो ओके, आ जाओ। अगर जब हमसे बात की जा रही है रिफ्लेक्शन के बारे में, तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, तो सिंपल सी बात हम कहेंगे, बाउंस बैक ऑफ लाइट रे। ठीक है, बाउंस बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम। और ये हुआ किसकी वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसकी वजह से हो रहा है, कहां से आप स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर रहे हो, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पास होनी चाहिए पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, अगर पॉलिश नहीं होगी तो फिर भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जब हम बात करने जा रहे हैं कि चीजों को बहुत क्लैरिटी से पढ़ना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हर चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से देखना है, तो हमें सरफेस कैसी चाहिए होगी, पॉलिश्ड सरफेस चाहिए होगी। तो अगर कभी कोई लाइट पॉलिश सरफेस पे आके गिरती है, टकराती है और बैक होकर सेम मीडियम में वापस चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर मैं जल्दी से इसके बारे में एक छोटा सा फिगर आपको दिखाना चाहूं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमने ये एक सरफेस लिया और इस पे हमने पॉलिश कर दी, एक लाइट रे आई, टकराई और वापस सेम उसी मीडियम में चली गई, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन। अब अगले में आते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है पता है आपको। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट बैक नहीं होती है, बल्कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। क्लियर है। तो ये हम एक लाइट रे लेकर आ गए और यहीं से हम क्या होंगे, किसी दूसरे मीडियम में क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। बस अब इस बात को हम जब स्टडी करते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, तो क्या बोलते हैं, व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एनी इंटरफेस ऑफ द मीडियम, it goes from one medium to another medium and changes, may be diverted from its original path, leave its original path। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाने पे अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जिस रास्ते से जा रहे हैं तो उस रास्ते को छोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। क्या बात समझ में आई, आए टकराए वापस गए, रिफ्लेक्शन, एंटर कर गए किसी दूसरे मीडियम में और अपना रास्ता भटक गए, क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। सिंपल है। ओके, तो जब पहले टारगेट करेंगे हम रिफ्लेक्शन को, सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और जैसे रिफ्लेक्शन हमारा कवर होगा हम जंप कर जाएंगे कहां पे, रिफ्रैक्शन में।
ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे क्या सीखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन प्रोसेस को, सॉरी रिफ्लेक्शन प्रोसेस को। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, तो पहले हम उसे ही कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन। ओके तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, इस पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन को और भी ज्यादा से क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, और अगर हम उन लॉज को पढ़ेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ गैदर होकर मिल जाएगी अच्छे से क्लैरिटी के साथ। तो जो इसके लिए लॉज बनाए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम यहां पे लिखने की बजाय उसे समझना ज्यादा बेहतर से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे। तो हमने एक सरफेस लिया और ये क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। ओके अब हम क्या करेंगे, एक लाइट लेके आना चाहते हैं, हम एक लाइट इंसिडेंट कराना चाहते हैं, तो चलिए किसी कलर की लाइट ले लेते हैं और बढ़िया से बिल्कुल सीधा सीधा बने तो हम चल करते हैं उसको इंसिडेंट कराते हैं। तो ये एक लाइट सरफेस पे आके क्या हुई, इंसिडेंट हुई। जब ये सरफेस पे आके इंसिडेंट होती तो हमने क्या बात की थी कि ये यहीं से क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब सेम उसी मीडियम में क्या होगी, वापस चली जाएगी, दैट इज द रिफ्लेक्शन। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हमको क्या चाहिए होता है, एक नॉर्मल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम सिंपल ही ले लेते हैं, किसी और कलर के साथ हम फॉर्म कर लेते हैं नॉर्मल। तो ये हम समझने के लिए एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये बन गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी लाइट को हम क्या बोलने वाले, तो ये जो लाइट आई है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो वापस चली गई है वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहां पे हमने बीच में बना के रखा है नॉर्मल। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लियर। तो पहला लॉ क्या, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal, incident ray, reflected ray and normal all lies at the same point of a same plane। फिर से बात करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल both terms of term, बात करते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। तो पहले लॉस पे बात करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं पता है आपको, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे और जहां लाई करेंगे इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बात सबको समझ में आ गई, ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ। अब जाते हैं हम सेकंड लॉ पे। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ में क्या बोला गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज बी इक्वल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। तो बात आई सर इसमें एंगल आई और एंगल आर है कहां, तो चलो देखो कहां बनेंगे। तो अब बात आएगी कि नॉर्मल का काम क्या है। तो जब भी हम एंगल आई बनाते हैं यानी इंसिडेंस के साथ फॉर्म करते हैं और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल के साथ। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो हम एंगल फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए हम नॉर्मल का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि हमें ये एंगल्स कैलकुलेट करके देने होते हैं। क्या बात समझ गए, दैट्स व्हाई नॉर्मल इज इंपॉर्टेंट। तो आई और आर आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। क्या बात समझ गए, ये हमारा दूसरा लॉ था। ये सारी बातें हम आइडियल कंडीशन पे कर रहे हैं। पहली बात हमने क्या कि तीनों चीजें एक ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं, और दूसरी बात की कि आई और आर हमेशा आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, हमने दो एंगल जान लिए, एक एडिशनल एंगल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट एडिशनल एंगल, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ ग्लैंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लैंस, GLANCA। जो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस, ठीक है। खैर आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीजें, इतना सब पढ़ लिया तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्लियर हो गई बात, क्या सबको ये बात समझ में आ गई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काम करते हैं, ये फिगर कैसे बनता है, क्लियर हो गया सबको, लिख लेंगे सारी बातें। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बात तो बहुत अच्छे से समझ ली कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ ग्लांस भी हमने सीख लिया। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये रिफ्लेक्शन जो हम करा रहे हैं इसके लिए मुझे कुछ तो चाहिए होगा, है ना। यानी रिफ्लेक्शन करने के लिए जब आप रिफ्लेक्शन पे बात कर रहे होगे तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, और जो रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आप जानते हो, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब ये फिनोमेना हमें देखना होगा, क्योंकि नेचर में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें खुद से कराना है तो फिर तो कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम जानते हो क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं हम? मिरर। तो अब आ गए हैं हम लोग मिरर पे। तो मिरर कितने तरीके के होते हैं तो हमें पढ़ना है सर, हमें यहाँ पे मिरर के बारे में। तो हम मिरर को जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। तो दो तरह के मिरर्स आप जानते होंगे। पहला कौन सा मिरर है हमारा? प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा मिरर होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? प्लेन मिरर कैसे दिखते हैं सर? बड़े सिंपल दिखते हैं, सीधे सीधे ऐसे पॉलिश कर दो, क्या बन गया? प्लेन मिरर बन गया, है ना। जो आपके घर में एक श्रृंगार दानी रखी होगी, देखा होगा दहेज में जो आई थी, नहीं हो सकता है खुद से भी खरीदी हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वही वाली प्लेन मिरर। ठीक है। स्फेरिकल मिरर वाले में क्या होता है? एक स्फेयर बनाओ सर, ठीक है, सर्किल नहीं स्फेयर, ठीक है, जैसे बॉल, और उसको क्या करो, किनारों से सर कट कर लो ऐसे से करके। जब आप कट करोगे तो आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक ऐसे पार्ट मिला, एक ऐसे पार्ट मिला। अब ये सिंपल से क्या है, अभी ग्लास है, क्योंकि इसे मिरर बनाना है तो मैंने क्या, मिरर बनाने के लिए पॉलिश करना बड़ी जरूरी है। तो देखो एक बार पॉलिश कर दिया बाहर तो अंदर से रिफ्लेक्शन होने लगेगा। अब अगर मैं अंदर से पॉलिश कर दूं तो बाहर वाला सरफेस क्या करने लगेगा? रिफ्लेक्शन करने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो क्या कहते हैं? दिस पार्ट, दिस एरिया इज नोन एज द पॉलिश्ड। बड़ा गड़बड़ हो जाता है जल्दी जल्दी में। नोन एज द पॉलिश्ड सरफेस। और ये वाला जो एरिया होता है सर, वो कौन सा एरिया कहलाता है? ये तो पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा सरफेस बन गया हमारा? रिफ्लेक्शन का सरफेस बन जाता है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाता है। यानी जहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। सेम एज इट इज ये वाला सरफेस कौन सा है? पॉलिश सरफेस है। ये वाला सरफेस कौन सा है? पॉलिश सरफेस है। तो ये वाला सरफेस क्या कहलाएगा? ये कौन सा सरफेस होगा सर? जो रिफ्लेक्शन करके देगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाएगा। क्या बात समझ गए? गेट इट? सबको यहां तक बात समझ में आई कि हमें मिरर पढ़ना है। मिरर दो तरह के होंगे, एक प्लेन होगा, एक स्फेरिकल होगा। प्लेन मिरर में पॉलिश जिधर करते हैं वो पॉलिश सरफेस, दूसरा सरफेस रिफ्लेक्शन वाला सरफेस हो जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी। ओके, गेट इट? ओके, तो अब चलते हैं सब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो मैंने बता दिया आपको। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आखिर हमको मिरर चाहिए क्यों? केवल रिफ्लेक्शन करने के लिए कि बस लाइट आए लड़े वापस चलिए? नहीं, कुछ तो यूज होगा। आखिर ये मिरर्स की जरूरत हमें पड़ क्यों रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जब हम ऐसी बात करते हैं तो, और उस इंपॉर्टेंट नाम को यहां मैं लिख रहा हूं, दिस इज द इमेज। दिस इज द इमेज। यानी हम जो मिरर्स यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि किसका फॉर्मेशन कर पाए? हम इमेज का फॉर्मेशन कर पाए। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट लड़के वापस जाए, ये तो बेसिक बात होगी, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा है? तो इससे हमारा फायदा है कि हम अपनी शक्ल को देख पा रहे हैं। समझ में आई बात? यानी हम इमेजेस का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, इसीलिए हम रिफ्लेक्शन के लिए मिरर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट को लेकर बैठे हुए हैं। क्या बात क्लियर हुई? ओके, तो अब बात आती है इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सी बात है सर, ये इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? when two light rays meet at a point in actually or appear to meet after reflection। मेरी बात समझना, when two light rays meet at a point in actually or appear to meet after reflection, they create an image of any object। जब भी कोई लाइट रे
किसी पॉइंट पे मिलती है या मिलते हुए लगती है, अपीयर होती है, तो उस पॉइंट पे वो फॉर्म करके देती है क्या, इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इमेज का फॉर्मेशन करके देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि कौन सी लाइट रे इमेज का फॉर्मेशन करेगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद मीट होगी। ऐसा नहीं कि कोई रिफ्लेक्शन से पहले मीट कर जाए और इमेज का फॉर्मेशन कर दे। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया इस कलर का। अब मैंने यहाँ पे, ओहो क्या बात है भाई, गुस्सा हो गया क्या। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसा करके, ठीक है। अब मुझे इसकी इमेज का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तब इसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, सामने से मान लो लाइट आ रही है, ठीक है, कहीं लाइट है, जब लाइट होगी तब ये रिफ्लेक्ट होगा। अब लाइट के रिफ्लेक्शन से कोई रेज आई, ठीक है, ऐसा मान लो एक रेज आई इसके ऊपर पड़ी, अब ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। फिर कहीं से कोई दूसरी लाइट रे आई और इस पे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में क्या करने को जाएंगे, मीट करने को जाएंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां पे भी तो दो लाइट रेज आपस में मीट कर रही है, दिख रहा है सबको। इस जगह पे तो मीटिंग पॉइंट है, उस जगह भी मीटिंग पॉइंट है। तो क्या इमेज का फॉर्मेशन यहां नहीं होना चाहिए, यहां पे भी होना चाहिए, क्योंकि हमने तो कहा लाइट रेज मिलनी चाहिए। नहीं, हमने कहा लाइट रेज मिले कब, रिफ्लेक्शन के बाद। जो भी लाइट रेज इमेजेस का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगी वो वही लाइट रेज होंगी जो रिफ्लेक्शन करके आई होंगी। जब तक आप उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन करोगे नहीं, रिफ्लेक्ट होगे नहीं, तब तक आप उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करके आओगे। क्या बात समझ में आ रही है। कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट पे पहले जाके लाइट पड़ती है तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके हमारी आईज तक पहुंचती, तब जाके हम उसकी इमेज को फॉर्म कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइट को ऑफ कर दूं तो क्या आप मुझे देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब आप मुझे किसकी हेल्प से देख पा रहे हैं, लाइट की हेल्प से देख पा रहे हैं। तो ये लाइट मेरी बॉडी पे पड़ रही है, जब ये मेरी बॉडी पे पड़ रही है तो मेरी बॉडी की इंफॉर्मेशन आप तक कन्वर्ज होकर पहुंच रही है और आपकी आईज मेरी इमेज को फॉर्म कर रही है। इस वजह से आप मुझे क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। क्या बात समझ रहे हैं आप। तो सेम एज इट इज, जब तक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस प्रॉपर होगा नहीं तब तक इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी नहीं, तो हम इमेज का फॉर्मेशन कर नहीं पाएंगे। यानी इस जगह जहां पे हम मीट हुए हैं, क्या बात समझ रहे हैं आप, इसी जगह पे क्या होगा, हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस जगह पे बिल्कुल ऐसी ही कोई इमेज फॉर्म होके हमें दिखने लगेगी। इस जगह पे कोई इमेज नहीं बनेगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दो रेज रिफ्लेक्शन की हैं। ये जब मिलेंगे तभी इमेज होगी। ये वाली देखो इंसिडेंट है, तो ये इमेज बनाएगी नहीं। समझ में आ गई बात। क्या बात सबको क्लियर हुई कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये कैसे इंफॉर्मेशन कैरी करके चल रहा है, कब इमेज बनेगी। तो ये या तो अपीयर हो रही होंगी या तो हमको एक्चुअल में मीट करते हुए दिखाई देंगी। जब हमारी रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तो वो किस तरह की इमेज का फॉर्मेशन करती है, रियल इमेज का फॉर्मेशन। सच में मिल रही है तो सच में इमेज बनाएंगी, तो नाम रख दिया हमने रियल। और अगर ये हमें अपीयर करती हुई पता चलेंगी तो ये क्या बनाएंगी, वर्चुअल इमेज। क्या बात समझे। अब ऐसा नहीं है कि रियल वाली इमेज हमें दिखाई देगी और वर्चुअल वाली इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। हमें इमेजेस दोनों दिखाई देंगी, हमें वर्चुअल भी दिखाई देगी, हमें रियल भी दिखाई देगी। बस दोनों में फर्क होगा कि एक में लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है और एक में लाइट रेज एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं, फिर भी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी रियल है कौन सी वर्चुअल है, तो हम आगे आ रहे हैं, सीखने वाले हैं। बस एक कदम और बढ़ेंगे और आप समझ जाओगे व्हाट इज द रियल और व्हाट इज द वर्चुअल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, समझते हैं बात को कि रियल का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं हेल्प लेने जा रहा हूं हमारे एक मिरर की, जिसका नाम क्या होता है, प्लेन मिरर। सर आप एम को देख के भड़किएगा नहीं, ठीक है, तो थोड़ा हो जाता है। ओके, तो व्हाट इज द प्लेन मिरर। आपने प्लेन मिरर के बारे में बड़ा अच्छे से जाना है, समझा है। एक हमने मिरर ले लिया, भाई आपके घर की सिंगारदानी वाला बना रहा हूं मैं, ठीक है, सामने खड़े होकर बढ़िया बाल वाल जब झाड़ के निकलते हो वही बनाया मैंने। ओके, अब क्या हुआ, इस पे कोई लाइट रे आके पड़ी, ठीक है, तो एक लाइट रे हम ये लेके आ गए, दूसरी लाइट रे हम ये लेके आ गए। तो देखो ये लाइट रेज क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब इंसिडेंस होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो सेम एंगल पे होगा। ओके ठीक है, तो ये वाली लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और ये वाली लाइट यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। तो देखो दोनों लाइट रेज क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपको लग रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज कभी एक दूसरे से मिलने वाली, क्योंकि तो पैरेलल आई थी और पैरेलल लाइट रेज के बीच में तो ना तो कभी डिस्टेंस बढ़नी ना कभी घटनी, सेम एज इट इज चली जाएंगी। तो फिर जब कभी मीट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देगा, मतलब नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये मीट ही नहीं कर रही है। लेकिन हमने बात कर ली थी कि ये मीट करें चाहे ना करें, करती हुई लगे तो इमेज तो बनेगी ही बनेगी। तो फिर कैसे बन रही सर, ये तो यहाँ पे अपीयर भी नहीं हो रही। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल चल के जाती हैं वो कहीं इंफिनिटी पे मिलती हैं।
इन्फिनिटी इन द सेंस नहीं कि हमें जहां दिखाई ना दे वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी इन द सेंस होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दूं, किसी छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं अगर 5 मीटर की भी डिस्टेंस बोल दूं तो ये इसके लिए इन्फिनिटी जैसा बिहेव करेगा। हमारे लिए, आपके लिए इन्फिनिटी अलग है, हर ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी का टर्म अलग होता है। क्या बात समझ रहे हैं? क्या बात आपको मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, दैट इज द इन्फिनिटी। ओके, तो अब यहाँ पे रेज तो सर कभी मेट नहीं करेंगे तो इमेज कैसे बनेगी? तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं सर, पीछे की तरफ आएंगे। अब सर ये क्या बात हुई कि हम पीछे की तरफ क्यों आ रहे हैं, जरा समझना। अगर मैंने मिरर के सामने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो आपने ज्यादातर देखा होगा उसकी इमेज भी वहीं पे बनती है। मतलब अगर मैं मिरर के सामने ऐसे सीधे खड़ा हूं और मेरी खोपड़ी यहां पे है, दैट्स माय हेड, तो मेरा हेड मुझे यहीं दिखाई देगा, ना कि यहां। ऐसा हुआ कभी किसी खोपड़ी, अरे खोपड़ी किधर गई, ओछा वो नीचे बनी, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो जहां पे जितनी हाइट पे आप उतनी हाइट पे फॉर्मेशन होगा। इसके बाद समझ रहे हैं? मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है तो मेरी इमेज भी एज इट इज यहीं पे मिलेगी। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, खास बात क्या हुई कि जितनी डिस्टेंस होगी हमारी यहां से, फॉर एग्जांपल कि आप इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे हो, 1 मीटर, तो आपकी इमेज भी इधर 1 ही मीटर डिस्टेंस पे बन जाएगी। इसकी दूसरी सबसे खास बात कि आपके ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा, ठीक है, सेम एज इट इज आपकी इमेज का साइज भी उतना ही बनेगा। मतलब आप एक्चुअल में जितने बड़े हो मिरर में उतने ही बड़े दिखाई दोगे। क्या बात समझ गए? तो साइज सेम होने वाला है, डिस्टेंस भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ओके, तो अब हम मिरर में अपने आप को देख पा रहे हो? अब सच में दिखाई दे रहे हो? बिल्कुल सच में दिखाई दे रहे हो। क्या बात सबको क्लियर है? एग्जैक्ट दिखाई दे रहे हो? हाँ। अभी मैं पूछिए किस तरह की इमेज फॉर्म हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज द वर्चुअल इमेज। सर कैसे? कैसे ये वर्चुअल इमेज है? तो वर्चुअल और रियल का बस इतना फर्क होता है कि जो रियल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पे फॉर्म की जा सकती हैं, किसी पर्दे पे बनाई जा सकती हैं। जैसे हम मूवीज देखने जाते हैं पीवीआर में, है ना, और आपने देखा होगा कि पीछे से लाइट रेज आ रही होती है और स्क्रीन पे पड़ती है और हमें वो इमेजेस दिखाई देती हैं। वो कैसी इमेजेस हो गई? वो रियल इमेजेस का फॉर्मेशन हो गया। क्या बात समझ रहे? वो हमें स्क्रीन पे मिल रही है। लेकिन जब हम शीशे के सामने खड़े हैं तो वो मेरी रियल इमेज नहीं है। सर कैसे? जरा समझो। आप शीशा ऐसे पतला सा बना हुआ है, आप खड़े हो, अगर आप उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो तो आप अंदर भी तो 1 ही मीटर पे दिखाई देते हो। अगर आपके पीछे वॉल है तो उसके में वॉल भी तो दिखाई देती है। आपके पीछे 2 लोग खड़े हैं तो शीशे में पीछे 2 लोग भी तो दिखाई देंगे। लेकिन एक्चुअल में तुम शीशे के पीछे जाके देखो तो कुछ है? कुछ भी नहीं है। अगर मैं उस शीशे के पीछे स्क्रीन लगा दूं तो क्या कुछ मिलने वाला है? क्या कोई इमेज का फॉर्मेशन मुझे स्क्रीन पे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या बात समझो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है 5 मीटर 10 मीटर वो सब उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल में तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या फर्क समझ में आया? वो स्क्रीन पे नहीं मिल पाएगा इसलिए वो वर्चुअल है, और जो स्क्रीन पे मिल जाए वो क्या होगा? रियल होगा। क्या बात समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होती है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर लेते हैं। सबसे पहले बात, इसका जो साइज होता है वो सेम होता है, यानी आई का मतलब इमेज और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, आपस में इक्वल होते हैं साइज के मामले में। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होगा किसका? इमेज का, उतनी डिस्टेंस होगी किसकी? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट और इनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती। कहां से? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कहां से सर? तो फ्रॉम मिरर। मिरर से दोनों के डिस्टेंस आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि जो हमें इमेज मिल रही है उसका नेचर कैसा है, तो हमने बात कर लिया कि उसका नेचर क्या है? वर्चुअल है। क्या बात समझ गए? तो ये वर्चुअल। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि एक पर्सन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है तो बताओ उसकी इमेज मिरर से कितना दूर बनेगी? तो आंसर इज 1 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्सन मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज के डिस्टेंस आप बताओ ऑब्जेक्ट से कितनी होगी? उसके इमेज के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी होगी? तो 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, और ऑब्जेक्ट से लेना है तो 5 5 कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। क्या बात समझ गए? ओके, अगला क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? वैसे बहुत रेयरली है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लो पूछ लिया उन्होंने कि एक पर्सन है, प्लेन मिरर के सामने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है मिरर की तरफ, तो उसकी इमेज की स्पीड बताइए
उस पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो 5 मीटर से आप मिरर की तरफ जा रहे हो और 5 मीटर से ही आपकी इमेज भी मिरर की तरफ भागते हुए आएगी। तो आंसर क्या होगा? 5 मीटर। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताओ, तो क्या हो जाएगा? 5 + 5 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ गए? तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एक एडिशनल चीज और होती है, ठीक है, उसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। वो क्या होता है कि दो मिरर्स को हम किसी एंगल पर रख दें, ठीक है, ऐसे करके। जब हम ऐसा करते हैं, किसी भी एंगल पर रख दो, आप प्लेन रख दो और कोई एंगल ना फॉर्म कर रहे हो, आप ऐसे भी रख सकते हैं, पैरेलल भी रख सकते हैं, तो और उसके बीच में आप ले जाके एक ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है। और जैसे ही आप ये वाला काम करोगे तो क्या होगा? मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इमेजेस को फॉर्म करने का। आप सैलून गए होगे, आपने देखा होगा कि एक मिरर इधर भी, एक मिरर इधर भी। अगर आप सामने वाले मिरर में देखो तो पीछे वाले मिरर की कई सारे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये कब होता है? जब दो मिरर्स आमने सामने लगे हो और बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो। तो क्या होता है? ये मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करने का कॉन्सेप्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि दो हमारे पास मिरर हैं और वो एक दूसरे से 30 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं और इनके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट है। आप बताओ इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस का कैलकुलेशन करने के लिए हम बेसिक सा फॉर्मूला लिखते हैं। 360 डिग्री का टर्म हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ थीटा, ये एंगल हमने यहाँ पे लिख लिया और माइनस क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। 30 डिग्री का रिजल्ट है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री -1, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से सर से कैंसिल करेंगे तो 1 और 2 कितना आ गया? 12 - 1 इज इक्वल टू 11। यानी टोटल कितनी इमेजेस फॉर्म होगी? 11 इमेजेस फॉर्म होंगे। क्या आप सबको बात समझ में आई? ठीक है, तो बस प्लेन मिरर में इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं कहां पे सर? अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो हमारा क्या है? स्फेरिकल। इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, इनके न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर में आ गए। अब स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं? तो स्फेरिकल मिरर्स हमने अभी बात की कि आप एक छोटा सा स्फीयर लो और उसे कट कर दो, ठीक है। कट करके एक पार्ट इधर निकाल लो और एक कट करके इधर निकालो, ठीक है। अब आपने जब इसे कट कर लिया तो आप क्या करो? उस पे पॉलिश कर दो। तो हमने इसे पॉलिश कर दिया, ये कर दिया हमने इसे पॉलिश कर दिया। तो जब आप पॉलिश करोगे तो फिर इनके दो नाम बन जाएंगे। एक का नाम बनेगा कॉनकेव और दूसरे का नाम बनेगा कॉन्वेक्स। अब यही तो समस्या है सर, कब ये कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स, याद कैसे करिए, ये तो प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, आज मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी याद रहेगी और 100% आप कभी कॉनकेव कॉन्वेक्स को भूलोगे नहीं, गारंटीड। आज के बाद तो कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। समझो क्या हुआ, एक था शेर और एक थी शेरनी, ठीक है। और फिर शेरनी का पड़ गया बर्थडे। अब शेरनी का बर्थडे पड़ गया तो शेर को कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसने सोचा चलो इसको कुछ गिफ्ट करते हैं। तो शेर ने सोचा कि चलते हैं शेरनी के लिए बढ़िया सी एक बेहतरीन दमदार केव बनाते हैं, बढ़िया सी एकदम, ठीक है। ओके, तो अब जब शेर ने केव बनाने का प्लान किया तो उसके मन में एक छोटा सा डर भी था और इसी डर की वजह से उसने 2 केव बनाई। पता है क्यों? हो सकता है कि वो आंखें बंद करके ले जाता और जैसे ओपन करता तो शेर ने देखती व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो इस बात से भी शेर डरता है ना। आप कोई भी हो, आप सिंपल पर्सन हो, आप शेर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो डरना ही डरना है। इसी डर से क्या हुआ, शेर ने 2 तरह की केव बनवाई, ठीक है। तो एक ये केव बनी और एक ये केव बनी, 2 केव बनवा दी, ठीक है। अब क्योंकि केव तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं तो उसने कहा कि अब दोनों में से जो उसको पसंद आएगी वो क्या करेगी, चूज कर लेगी। तो कुछ डिफर करते, कुछ डिजाइन विजाइन बनवा देते हैं। तो क्या किया शेर भाई साहब ने, एक के ऊपर बढ़िया ऐसे ऐसे कांटे वाटे लगवा दिए। क्यों लगवा दिए? मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन के मामले समझ लो, ठीक है। और दूसरे में कुछ ऐसा लगवा दिया अंदर की तरफ ऐसा करके, भाई क्योंकि डिफरेंस दिखना चाहिए दोनों में, दोनों तरफ से बढ़िया डिजाइन बनवा दी, एकदम बेहतरीन नुकीले नुकीले ऐसे ऐसे लगवा दिए अंदर और बाहर। अब शेरनी को डिसाइड करना कि भाई तुमको कौन सा पसंद आएगा। उनकी आंखें खोली और कहा ये देखो तुम्हारे 2 बेहतरीन अनमोल रतन, चूज कर लो जो चाहिए हो उसमें रह लो। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, कौन सा चूज करेगी शेरनी? 7 डेज का ट्रायल दे दी कि भाई देखो तुम रह के देख लो, जो तुमको बढ़िया लगे वही वाला तुम्हारा होगा। तो आपको पता है कि उसने कौन सा चूज किया, 100% आपको पता है ना, पता चल गया होगा। ओके, क्या चूज किया होगा उसने, कौन वाला सर? प्रश्न है कि उसने कौन वाली केव को चूज किया होगा। अगर वो इसको चूज करेगी तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि सर इसमें नुकीले नुकीले टर्म है ना, है, और पीछे पीछे सर लग गए तो दिक्कत हो सकती है, चोट लगने के चांसेस यहाँ ज्यादा है, जबकि यहाँ ज्यादा आसान है।
तो शेरनी ने कौन सा चूज किया सर? ये वाला। तो बात आती है कि शेरनी ने ये वाली केव चूज की। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी केव को चूज किया, तो इस वाली को चूज किया, दैट इज द कॉन केव। कौन सी केव? कॉन केव, जिसको छोड़ दिया है ना। तो अब ये कौन है? वही जिसको छोड़ दिया, और जिसको छोड़ दिया सर उसके साथ लग जाता है एक्स। तो ये बन गए भाई साहब कॉन्वेक्स। तो शेरनी जिधर रहती है वो कॉनकेव है। कौन सी केव में? कॉनकेव में। और जिसको छोड़ आए वो कौन है? एक्स, कॉन्वेक्स। दिमाग इधर उधर मत ले जाओ, पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ाई पे ध्यान रखो। क्या बात समझ गए? तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ होना चाहिए, नहीं होगा ना? ओके, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आई होप कि, है ना, आपका थोड़ा जो टाइम स्पैन है ना वो कम है। आप सोचो जल्दी जल्दी बस छोटा छोटा बहुत हो गया पढ़ाई, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलो देखो, हल्का सा आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं दोनों के बारे में छोटी छोटी बातें, और इसके बाद फिर वीडियो को हम करेंगे क्लोज। तो ये हमने एक बना लिया सर मिरर, ठीक है, और हम यहाँ पे एक दूसरा मिरर बनाने वाले हैं। तो दूसरा मिरर हमने ऐसे लिया और ऐसे बना लिया। अब आपसे कभी कोई नाम पूछे तो बस समझ जाना कि शेरनी बढ़िया इसी में वाले में जाएगी। ऊपर कांटे लगे होने चाहिए, तो ये है कॉनकेव, और जिसमें अंदर कांटे लगे वो कौन है? कॉन्वेक्स। तो ये भाई साहब का हमने नाम रख दिया कॉन्वेक्स, और ये वाले भाई साहब का हम क्या नाम रखेंगे? कॉनकेव। ठीक है, ओके। तो अब समझते हैं बात को। जैसे हमने बनाया मिरर, तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं। एज इट इज हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्सिस है, मेन है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे मिरर को जहां पे कट करती है, जहां पे टच करती है, दिस पार्ट इज नोन एज द पोल। दिस पार्ट इज नोन एज द पोल। क्या सबको यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड, ओके। अब आगे बात करते हैं, तो आगे वाले टर्म कैसे समझेंगे? इस पार्ट को लो, ये क्या है? ये किसका पार्ट है? ये एक स्फेयर का ही तो पार्ट है, एक कर्व है, ये कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अब मैं इस कर्व को पकड़ के इसका सर्किल क्या करूंगा? कंप्लीट करूंगा। तो देखो सर्किल किधर कंप्लीट हुआ? इस तरफ। तो इसका जिस तरफ सर्किल कंप्लीट होगा, तो सर्किल का अपना क्या होगा? एक सेंटर होगा। जो सर्किल का सेंटर होगा वो इस कर्व का भी सेंटर होगा। तो दिस कर्व, दिस सेंटर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से लेके पोल तक का गैप, सर्किल के पॉइंट तक का गैप, आप जानते हो किस नाम से जाना जाता है? रेडियस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बात समझ गए? अब इसमें जो नया आदमी आ रहा है ना, फेमस वाला, वो कौन है? पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट और डिसाइड किया गया, और उस पॉइंट का नाम दिया गया फोकस। क्या नाम दिया गया? फोकस नाम दिया गया। और फोकस से लेके पोल तक का जो गैप होने वाला है वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। सेम एज इट इज वहां पे भी सारी चीजें, यानी जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, देखो हम यहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से लेके सेंटर तक, पोल से लेके फोकस तक, ये सारी चीजें। तो एज इट इज, चलो आ जाओ यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे? तो कहानी वही है, कॉन्सेप्ट वही है, जिधर रेडियस कंप्लीट होगी, जिधर सर्किल कंप्लीट होगा, सारे कैलकुलेशन नंबर्स वहीं भी आएंगे। ऐसा नहीं कि इधर आ रहा है तो इसमें भी इधर ही आर ले लो, नहीं, सर्किल कंप्लीट करो इसका। ठीक है, तो इसका देखो सर्किल किधर कंप्लीट होगा? उस तरफ कंप्लीट होगा। जब जहां कंप्लीट होगा फिर सेंटर आ जाएगा। तो इस बार पोल से लेके सी तक का गैप क्या कहलाए? आर। देखो इस बार सेंटर इधर है, जिधर कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं कि हमने पॉलिश अंदर कर ली तो इधर से तुम बना, नहीं नहीं, सर्किल देखो किधर कंप्लीट हो रहा है। ओके, इसके बाद फिर मिड में आप क्या लोगे? एफ लोगे। एफ से लेके पोल तक का गैप जो है वो फोकल लेंथ कहलाएगा, स्मॉल एफ कहलाएगा। सर यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अगली बात क्या होती है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं? तो मैंने बताया इमेजेस बनाने के लिए करते हो। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब एक पर्सन खड़ा हो तभी तो उसकी इमेज फॉर्म होगी। तो ओके, तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखते कहां है? तो हमेशा जिस तरफ हमने पॉलिश की होती है उसके दूसरे सरफेस की तरफ, क्योंकि जिधर पॉलिश कर दोगे उधर क्या दिखेगा? तो जिधर रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है उधर देखते हैं। तो देखो इधर पॉलिश की तो रिफ्लेक्शन इधर होगा, तो इस तरफ हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब ओ हो गया। अब ऑब्जेक्ट से पोल तक का कुछ गैप होगा, तो उस पोल के गैप को हम बोलते हैं यू। अब इसकी वजह से कोई ना कोई इमेज भी तो फॉर्म हुई होगी, तो हम मान लेते हैं कि इमेज आई फॉर्म होगी, है ना, कैसी भी बन गई। अब यहां से लेके पोल तक का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? ओके, सेम एज इट इज यहां पे भी आओगे। अब यहां सर ऑब्जेक्ट को किधर रखें? देखो
इस तरफ पॉलिश हुआ तो इधर मत रख देना, किधर रखोगे, उसके अपोजिट तरफ रखोगे, तो यहां रखोगे आप अपने ऑब्जेक्ट को। ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। अब इमेज क्या फॉर्म होगी, क्या अंदर फॉर्म होगी? कभी नहीं, क्योंकि लाइट तो वापस चली जाएंगी, तो इमेजेस भी कहीं पे फॉर्म होनी चाहिए। क्या बात समझ रहे हैं? इमेजेस भी तो कहीं पे फॉर्म होनी चाहिए। ओके, तो जहां पे इमेज फॉर्म होगी वो इमेज की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फॉर्म होती है हमारी इमेजेस फॉर्म होते हैं। सर अंदर कैसे चलेगी? आप तो कह लाइट तो जाएगी नहीं अंदर। भाई एक्चुअल में नहीं जा रही है तो फिर एक्चुअल में इमेज भी नहीं बनेगी, है ना? तो इसीलिए हम देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। ऐसे करके फॉर्मेशन होता है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? सॉरी, दैट इज द इमेज, और हम इसे लिखेंगे वी। क्या बात समझ गए? तो इस तरह से ये फॉर्मेशंस होते हैं। कॉन्वेक्स होता है, कोई कॉन्केव होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, यू क्या होता है, बाकी सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। आई होप आपको बहुत सारी चीजें पता भी हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं। सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो जो भी चीजें आपने सीखी है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, इसीलिए हम इन चीजों को आपके सामने लाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज के लिए हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। अगले जो लेक्चर हैं उसमें रे डायग्राम को कवर करने वाले हैं, तो आप अपने साथ में कॉपी पेन स्केल और ये सारी चीजों को लाके रखिएगा ताकि हम उन्हें बहुत अच्छे से। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी से ट्रिक लेके आऊंगा जिससे हम 5 मिनट के अंदर ही सारे टर्म्स को सीख जाएंगे। इवन उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम सिर्फ देख के ही बता देंगे, रे डायग्राम इतनी अच्छी से मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, खाए पिए, टाटा, सी यू, बाय बाय।